गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 2 सल्तनत काल की शुरुआत पढ़ेंगे। पहले पाठ में हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे लड़ाई में पराजित हो गया और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया। जब मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया तो भारत में, चूँकि मोहम्मद गौरी तुर्क शासक था, इसलिए भारत में तुर्क शासन की स्थापना हुई। तो जो भारत के राजा थे वो शासन करते थे, उनकी उपाधियां अलग होती थीं, उनके तरीके अलग होते थे, उनके प्रजा के साथ संबंध अलग होते थे। लेकिन जब तुर्क शासक भारत में आए तो उन्होंने एक नई तरह की व्यवस्था यहाँ पर लागू की, जो कि तुर्क से वो अपने साथ लाए थे, तुर्क और अफ़गानिस्तान से अपने साथ लाए थे। इस प्रकार 1206 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी ने शासन किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो उसका सबसे वफादार और मुख्य अधिकारी था, जो कि एक गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने दिल्ली की गद्दी संभाली, यानी दिल्ली का सुल्तान अपने आप को घोषित कर दिया और वो दिल्ली का शासक बन गया। जब हम दिल्ली के शासक की बात करते हैं तो पूरे उत्तर भारत का मूल जो केंद्र था वो दिल्ली था, इसलिए हम दिल्ली ही नाम लेते हैं। लेकिन दिल्ली का मतलब केवल आज का दिल्ली नहीं, बल्कि दिल्ली का मतलब पूरा उत्तर भारत क्षेत्र जो है वो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था। चूँकि तुर्क में राजा को सुल्तान कहते थे, इसलिए दिल्ली में जब तुर्क शासन करने आए तो यहाँ के राजा को भी सुल्तान कहा गया और दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत कहा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अच्छे से भारत में शासन किया और जब वो भारत में शासन करना आरंभ कर दिया तो उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो शासन करने के लिए अमीर होते थे, जो मुख्य अधिकारी होते थे, उनको अमीर कहा जाता था। अमीर का मतलब ये नहीं कि आज के ज़माने में जैसे कहते हैं अमीर कोई है तो अमीर का मतलब पैसे से अमीर, लेकिन जो उस समय मुख्य अधिकारी होता था उसको अमीर कहा जाता था। और अमीरों की मदद लेकर राजा शासन करता था, यानी कि सुल्तान शासन करता था। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत में कई शासकों ने शासन किया। तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था, इसलिए उसने शासन किया तो वो एक गुलाम वंश की नींव डाली 1206 में और गुलाम वंश का शासन कहलाया। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इस तरह के शासकों ने दिल्ली में शासन किया। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ने दिल्ली की जब सल्तनत संभाली और गुलाम वंश का संस्थापक था तो उसने क्या क्या किया। सबसे पहले उसने दिल्ली की, उसका ज़्यादातर समय दिल्ली को व्यवस्थित करने में, दिल्ली सल्तनत को व्यवस्थित करने में गया। सबसे पहले तो उसने अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। और वहाँ से उसने अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाया और कहलाया वो दिल्ली का सुल्तान, लेकिन उसकी राजधानी लाहौर में थी। उसको इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था। आज हम लोग कई पुरानी इमारतों को देखने जाते हैं, उनमें से कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी, और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। और उसको भवन निर्माण में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन कुतुब मीनार बनाना का कार्य तो इसने आरंभ कर दिया था, लेकिन उसकी मृत्यु होने तक वो कुतुब मीनार का कार्य पूरा नहीं हुआ था, जो कि अगला शासक जब आया इल्तुतमिश, उसने पूरा कार्य किया। यानी कुतुब मीनार बन के तैयार कब हुई? इल्तुतमिश के शासनकाल में। 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो एक शासक बना जो कि एक अमीर था, उसका नाम इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने गद्दी संभाली तो उसके समय में कई चुनौतियाँ थीं। तरह तरह के विद्रोह होने की संभावना बनी रहती थी। अफ़गानी
और तुर्की जो कबीले थे उनके अमीर शासन में मुख्य भूमिका निभाते थे, उनको भी अपने पक्ष में लेना और उनसे सामंजस्य बैठाना और भारत में शासन करना है तो भारत की जनता को भी अपने साथ लेके चलना एक इल्तुतमिश के लिए बड़ी चुनौती थी। तो इल्तुतमिश ने बहुत सारे सुधार कार्य किए। उसने 40 अमीरों का एक दल बनाया था जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी का नाम दिया जाता है। वो 40 अमीरों का जो दल था वो तुर्कान-ए-चहलगानी कहलाता था। आपकी जैसे कि किताब में ये दिखाया गया है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रशासन जो है दिल्ली का सुल्तान कैसे संभालता था। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो राज्य होता था उस समय राजा का, उसमें सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम। उससे जो कई गाँवों को मिलाकर ग्राम या गाँव कई गाँवों को मिलाकर बनता था एक परगना। और कई जब परगनों को, आजकल परगने का मतलब ज़िला, और कई परगनों को मिला के एक इक्ता बनता था या प्रांत, आजकल जैसे राज्य हम लोग बोलते हैं। और सारे राज्य अगर वो मिला दो तो उससे क्या होता था, केंद्रीय शासन का निर्माण होता था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो जिम्मेदारी सौंपी थी सुल्तान ने, उसको क्रमवार तरीके से बांट दिया था। जो सबसे छोटा अधिकारी होता था उसको पटवारी या चौकीदार कहा जाता था। वो गांव का मुखिया होता था, वही सारा प्रशासन का कार्य देखता था। उसके ऊपर जो अधिकारी होता था उसको परगना अधिकारी कहते थे। उसके ऊपर जो अधिकारी होता था उसको इक्तादार कहते थे। इक्ता का मतलब राज्य का, जैसे आजकल मुख्यमंत्री होता है एक राज्य का। और जो सबसे मुख्यमंत्रियों का हेड होता था वो उसको सुल्तान कहते थे, यानी दिल्ली का सबसे बड़ा राजा अधिकारी सुल्तान, है ना। तो इस प्रकार से सारी शासन व्यवस्था संभाली हुई थी। अब हम उसके बाद देखते हैं इल्तुतमिश के समय में कि भारत के शासन को आगे बढ़ाने में कैसे उसने किया। भारत का शासन जो पंजाब प्रांत तक, जो पाकिस्तान इसमें दिखा रहा है, सिंध नदी, जो 5 नदियाँ बहती थी वहाँ से लेकर, और ये पूरा हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके और ये पूरा बंगाल तक जो है भारत का शासन इतने बड़े एरिया में यहाँ से चारों तरफ फैल गया था। तो ये सारा जो काम था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं इल्तुतमिश ने बहुत सारे काम किए। उसने एक तो जो राज्य था उसका मुख्य अधिकारी था उसको इक्तादार बनाया। एक इक्तादार प्रथा जो स्टार्ट की थी, जो प्रारंभ की थी, वो इल्तुतमिश ने ही की थी। उसने कई सिक्के चलवाए, जैसे टका चलवाया, चांदी का जो टका है वो चलवाया, जीतल चलवाया। और 1236 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी जो ये योग्य पुत्री थी रजिया को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश ने तो घोषित कर दिया, लेकिन वहाँ के जो उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय महिलाओं को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती थी। इसलिए जो चहलगानी जो व्यवस्था थी उसमें सरदारों ने और उलेमाओं ने मिलकर क्या किया कि दूसरे रजिया को शासक न मानकर दूसरे शासकों को, जो योग्य नहीं थे शासन चलाने के लिए, जैसे कि उसका पुत्र था रुकनुद्दीन फ़िरोज़, गद्दी पर बैठा दिया, जो कि एक शासक अच्छा नहीं था। लेकिन रजिया चूँकि बहुत योग्य थी इसलिए उसने गद्दी हासिल कर ली और वो दिल्ली सल्तनत की पहली सुल्तान महिला शासक बन गई। और उस समय विश्व में, मध्यकालीन विश्व में वो ऐसी पहली महिला शासक थी जो कि कहीं भी उसने शासन, इतने बड़े प्रांत का, इतने बड़े राज्य का शासन संभाला था। ये आप लोगों को याद करने वाली बात है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो रजिया के साथ भी कई चुनौती थी, क्योंकि लोग उसको एज ए मतलब राजा के उसमें नहीं देखना चाहते थे। अमीरों का दबदबा हो गया था, तो उसको गद्दी से हटाने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे गए और उस षड्यंत्र के तहत ही रजिया को गद्दी से हटा दिया गया। लेकिन 4 साल के शासन में रजिया ने काफ़ी कुछ हासिल किया। उसने पुरुषों की पोशाक पहन के दरबार में बैठना शुरू किया, पर्दा उसने नहीं किया, युद्ध में भी वो शामिल हुई। कई चीज़ें ऐसी थीं जो पहली बार विश्व के इतिहास में हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि
अमीरों ने कई छोटे छोटे शासक बैठाए, 1240 से लेके 1246 तक, लेकिन वो अयोग्य थे और पूरी तरह से अमीरों का ही बोलबाला रहता था। 1246 में जो इल्तुतमिश का पौत्र था नासुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया गया और उसे सुल्तान घोषित किया गया अमीरों ने। अमीरों की इस समय शक्ति सबसे ज़्यादा अधिक मजबूत हो चुकी थी। नासुद्दीन महमूद एक अच्छा शासक था, योग्य था, तो उसने बलबन नाम के एक अमीर को अपना नायक बना दिया, यानी अपना सबसे मुख्य अधिकारी एक घोषित कर दिया और शासन करना आरंभ किया। और इस तरह नासुद्दीन महमूद की मृत्यु जब हुई 1265 में, तो बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन एक बहुत ही योग्य शासक था। बलबन ने दिल्ली सल्तनत में कई चीज़ों को जोड़ दिया। उसने ये सबसे पहले बात बताई लोगों को, जो सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, जिससे कि लोगों को उसके प्रति ज़्यादा सम्मान भावना हो और लोग आसानी से उसकी बात को माने। इस तरह का उसने एक सिद्धांत लागू कर दिया। उसने सिजदा और पायबोस नामक प्रथा का प्रारंभ किया। तो जो सिजदा था उसका मतलब होता था कि अपने घुटनों के बल बैठकर और झुककर प्रणाम करना, और पायबोस का मतलब होता था कि जो सुल्तान होता था उसके पैर को चूमना। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, इसमें ये स्पष्ट होता था कि जैसे ईश्वरीय जो एक वो होता है, सोच होती है, वो उसके अंदर डाल दी। लेकिन बलबन के पास भी कई चुनौतियाँ थीं। बलबन के समय में जो है, हम देख रहे हैं इस नक्शे में दिखाया गया है कि जो पश्चिमी भारत था वहाँ पर मंगोलों का राज्य काफ़ी विस्तार हो रहा था। तो बलबन ने बहुत ही, चूँकि अच्छा शासक था, उसने क्या किया कि अपने पश्चिमी साइड में यहाँ पे जो किले बने हुए थे इतने क्षेत्र में, इन किलों को क्या किया, मरम्मत करवाई। और इन किलों की मरम्मत करवाने के बाद उसने वहाँ पे अच्छे, जो बहुत ही योग्य जो सैनिक थे उनको तैनात किया और उसके बाद अपने राज्य की सुरक्षा की। जो चंगेज़ खां था वो मंगोल राज्य को विस्तार के लिए बहुत ही खूंखार जाना जाता था। ये मंगोल जो जाति थी वो चीन और मंगोलिया नामक जगह से आई थी और बहुत ही खूंखार जाती थी, और इसको भली भांति बलबन समझता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बलबन ने अपने राज्य की रक्षा अच्छे तरीके से की और एक योग्य, दिल्ली सल्तनत के लिए एक योग्य शासक साबित हुआ। और हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें देखिए, जो चांदी का टका जो इल्तुतमिश के समय में जो चलाए गए थे सिक्के, वो इसमें दिखाए गए हैं। ये चांदी का टका और ये जीतल, इसको इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये पाठ आपका समाप्त होता है। हम एक बार देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक ने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक, और इल्तुतमिश उसके बाद आया, उसने 1210 से 1236 तक किया। रजिया, इल्तुतमिश की जो लड़की थी रजिया, वो गद्दी पर बैठी, जो कि एक अपने आप में ऐतिहासिक घटना थी। उसने 1236 से 1240 तक शासन किया। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर 1246 से 1265 तक बैठा, और फिर गयासुद्दीन बलबन, जिसे हम शॉर्ट में बलबन कहते हैं, ने शासन बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो चुकी थी और दिल्ली में गुलाम वंश का शासन को हमने इस पाठ में पढ़ा है। अगले पाठ में हम जो दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक हैं उनके बारे में और उनके कार्य करने के तरीके में, और उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, क्या उनके कार्यकाल में विशेष बात रही, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।